बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी डियर लिसनर, आज हम बात करेंगे आस्थमा के बारे में कि आस्थमा हमारे जो आज के सेशन के ऑब्जेक्टिव होंगे। हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ आस्थमा, व्हाट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ आस्थमा एंड व्हाट आर द साइंस सिम्टम ऑफ आस्थमा। तो अगर हम बात करते हैं आस्थमा की, इसके अलावा हम बात करेंगे व्हाट आर द काजेस आर प्रीडिस्पोजिशन आर ट्रिगरिंग फैक्टर विच लीडिंग टू आस्थमा। तो सबसे पहले बात करते हैं आस्थमा की डिफिनीशन की। तो हम इसको आसान वर्डिंग में डिफाइन कर सकते हैं कि आस्थमा इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय नैरोइंग ऑफ द रेस्पिरेटरी पाथवे। यानी अगर यहाँ से रेस्पिरेटरी पाथवे स्टार्ट है, इसके अंदर अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, इसका डायमीटर कम हो जाए, एयर के इन और आउट में मसला आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो हम कहते हैं दिस इज़ आस्थमा। सिंपल डिफिनीशन ये कि आस्थमा इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय नैरोइंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। दैट्स इट। अगर हम बात करते हैं कुछ फैक्टर की कि आस्थमा के मेन काजेज़ क्या है, तो मेनली हम बात करते हैं टू काजेज़ की विच लीडिंग टू आस्थमा। एक को हम कहते हैं एटोपिकल ट्रेड, यानी जिन लोगों के अंदर एटोपिकल ट्रेड की हम बात करेंगे, और सेकंड हम बात करेंगे सेम्टर ट्रेड। सेम्टर ट्रेड इन दोनों ट्रेड की हम बात करेंगे कि जिन लोगों के अंदर एक भी कंडीशन ये प्रेजेंट हो, तो हम कहते हैं कि दीज आर द प्री डिस्पोजिशन काजिंग विच लीडिंग टू आस्थमा। यानी जिन लोगों के अंदर ये इसमें से कोई भी एक कंडीशन मौजूद हो, तो हम कहते हैं कि इनको आसानी से आस्थमा लग सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ये एक कंडीशन का प्रीसेंस होना, इसका मतलब कि हमारे इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर रहे या हम हाइपर सेंसिटिव हैं। उसमें एक कंडीशन आस्थमा, ये वो कंडीशन है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं। हम कहते हैं दिस इज़ हाइपर रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। सेकंड, एटोपिक डर्माटाइटिस, या सिंपली हम कहते हैं दिस कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड एक्जिमा। अगर ये हो तो इस कंडीशन के अंदर भी हम कहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव है। थर्ड कंडीशन इज एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस, इस कंडीशन के अंदर भी हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। तो जिन लोगों के अंदर एलर्जिक राइनाइटिस या एटोपिक डर्माटाइटिस हो, ये प्री डिस्पोजिशन काजेज है विच लीडिंग टू आस्थमा। और आस्थमा भी हमें पता है कि उसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिवेट हो जाता है, क्लियर। और उस हाइपर एक्टिवेशन की वजह से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक नैरो हो जाता है, मज़ीद कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं विच लीडिंग टू डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। और उस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसके अंदर रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, वो कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, तो हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड आस्थमा। सेम्टर ट्रेट की अगर हम बात करते हैं, तो सेम्टर ट्रेट के अंदर एक्सपर्ट ने आस्थमा को ऐड किया। आस्थमा दिस इज़ अ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से। सेकेंड, इसके अंदर नेज़ल पोलिप्स। नेज़ल पोलिप्स, जिन लोगों को नेज़ल पोलिप्स होते हैं वो आसानी से उनको आस्थमा लग सकते हैं। और इसके अलावा एस्पिरिन सेंसिटिविटी, जिन लोगों को एस्पिरिन या हम कॉमनली कहते हैं डिस्पिरिन से एलर्जी होती है, उनको आसानी से
आस्थमा लग सकता है, यानी दीज आर द प्री डिस्पोजिशन काजेज विच लीडिंग टू आस्थमा। अब अगर हम बात करते हैं डिस्प्रिन की, तो ये कैसे लीडिंग टू हाइपर रिएक्टिव रिएक्शन। असल में नॉर्मली हम पेशेंट को एस्प्रिन देते हैं, क्लियर। ये इसका एक्शन किस पे होता है, एक एंजाइम पे जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोक्सिन, इसका एक्शन होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम पे, साइक्लोऑक्सीजिनेज, इस एंजाइम पे इसका एक्शन होता है, क्लियर, कि ये इसके एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देता है। और नॉर्मली इस साइक्लोऑक्सीजिनेज का नॉर्मल फंक्शन होता है कि ये क्या करता है कि ये थ्रोम्बोक्सिन एरिकिडोनिक एसिड को, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उस सेल मेम्ब्रेन के एरिकिडोनिक एसिड को ये किस में कन्वर्ट करते हैं, थ्रोम्बोक्सिन A2 में, नॉर्मल फंक्शन। अब थ्रोम्बोक्सिन A2 ये क्या करता है कि ये वेजो कंस्ट्रक्टर है और दिस इज प्लेटलेट्स एग्रीगेशन फैक्टर भी हैं। यानी जब भी बॉडी के अंदर साइक्लोऑक्सीजिनेज एरिकिडोनिक एसिड को, डबल ए से, एरिकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट करेगा किस में, थ्रोम्बोक्सिन A2 में, इट लीडिंग टू प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, क्लियर। अब प्लेटलेट्स एग्रीगेशन जहाँ पे हो तो वहाँ पे क्लॉट बनने के चांसेस ज़्यादा हो, वहाँ पे इस्कीमिया हो, या जो डॉक्टर को लग रहे होते हैं कि पेशेंट के ब्लड के अंदर क्लॉट बनने के चांसेस है, तो हम क्या करते हैं, हम डिस्प्रिन देते हैं उसको। डिस्प्रिन इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, क्लियर। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाते हैं तो होता क्या है कि एरिकिडोनिक एसिड से थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बन रहा, सही। और जब ये नहीं होगा बॉडी में तो प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन नहीं होगी, ये नॉर्मल फिनोमेना है। लेकिन जिन लोगों को डिस्प्रिन से एलर्जी होती है वो उनको जब हम डिस्प्रिन देते हैं तो वो इस वाले एंजाइम को तो डीएक्टिवेट कर देता है, लेकिन साथ में एक और एंजाइम है जिसको हम कहते हैं फास्फोलाइपेजेस एंजाइम, वो उसकी एक्टिविटी को क्या करता है, ट्रिगर करता है, मज़ीद बढ़ा देता है। फॉर एग्जांपल हमने डिस्प्रिन दिया नॉर्मली यार साइक्लोऑक्सीजिनेज। अब हम बात कर रहे हैं जिन लोगों को डिस्प्रिन से एलर्जी होती है, उसको हमने डिस्प्रिन दिया, ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, लेकिन साथ में वो अनदर पाथवे जिसको हम कहते हैं फास्फोलाइपेजेस, वो इस एंजाइम को ट्रिगर कर रहा होता है। और जब ये एंजाइम मज़ीद ट्रिगर हो जाए इसकी, क्लियर, तो ये क्या करता है कि ये स्पेशलाइज टाइप्स के केमिकल सिक्रेट कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं ल्यूकोट्रिन B4, ल्यूकोट्रिन C4, ल्यूकोट्रिन E4 एंड ल्यूकोट्रिन D4, ये वाले केमिकल्स सिक्रेट होते हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ल्यूकोट्रिन B4, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शन। और जब हमने डिस्प्रिन एलर्जी, जिस पेशेंट को डिस्प्रिन से एलर्जी है, हमने उसको डिस्प्रिन दिया, हमने नॉर्मली इस एंजाइम को तो एक्टिवेट कर दिया, लेकिन जिन लोगों को एलर्जी होती है वो उनको स्प्रिन से कि क्या होता है कि उनकी ये वाला पाथवे ट्रिगर हो जाता है। और इस पाथवे के अंदर ये क्वालिटी है कि ल्यूकोट्रिन B4 जब भी बॉडी के अंदर इसकी सिक्रीशन होती है, ये केमिकल्स क्या करते हैं, ये ब्रोंकस को कंस्ट्रक्ट कर देता है। दीज आर कीमोटैक्टिक एजेंट, यानी इट अट्रैक्ट द न्यूट्रोफिल्स टुवर्ड द सिक्रीशन साइड। ल्यूकोट्रिन C4, E4 ये क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं कीमोटैक्टिक एजेंट। तो इट्स लीडिंग टू, ये वाला ब्रोन को कंस्ट्रक्शन कर रहा होगा, और ये वाले क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल, वाइट ब्लड सेल, एसिनोफिल, उनको यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जगह क्या हो जाएगी, ये कंस्ट्रक्शन इसकी हो जाएगी, रिजल्टिंग इन अ कंडीशन कॉल्ड आस्थमा। अब हम बात करते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है आस्थमा की। तो फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर ये एक सेल है, क्लियर, एक सेल हमने ली बॉडी की, और इस सेल्स के अंदर यहाँ हम बात करेंगे कि हमने एक पार्ट्स लिया। फॉर एग्जांपल ये रेड हमारा क्या है, एंटीजन है, दिस इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या हम कहेंगे कि आस्थमा के कॉजेटिव एजेंट ये है, ये रेड, क्लियर। इसको मैं ए लिख देता हूँ तो हम कहेंगे दीज आर एंटीजन। अब जब सबसे पहले ये एंटीजन दाखिल हो जाते हैं बॉडी के अंदर, तो इसका कौन से सेल के साथ वास्ता पड़ता है, डेंड्राइटिक सेल्स के पास,
क्लियर। डेंड्राइटिक सेल्स क्या करते हैं कि इसको पिगोसाइटोस कर देता है, क्लियर, अपने सेल मेम्ब्रेन के अंदर लेकर आते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब इसकी पिगोसाइटोसिस हो जाती है तो हमें पता है कि क्रोमोसोम नंबर 6 के अंदर एक स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम कहते हैं MHC मॉलिक्यूल। अब इस डेंड्राइटिक सेल ने इस पैथोजन को या इस एंटीजन को, जो कि लीडिंग काज है इन्फ्लेमेशन की इन द ब्रोंकियलिटी और द रेस्पिरेटरी ट्रैक, इसको जब पिगोसाइटोस कर दिया तो उसके बाद इसके साथ क्लास 2 मॉलिक्यूल्स, MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स उसको इसके साथ मिला देता है और इसको एक्सप्रेस किस पे कर देते हैं, सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे, क्लियर। यानी अगर ये एंटीजन है, एंटीबॉडी है, डस्ट पार्टिकल है, जिसकी वजह से क्या है हमें आस्थमा के रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, तो होता क्या है कि ये सबसे पहले पिगोसाइटोस हो जाता है बाय डेंड्राइटिक सेल। रिमेंबर ये वो डेंड्राइटिक सेल नहीं है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं। इस डेंड्राइटिक सेल ने जब पिगोसाइटोस किया तो उसको अपने सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सप्रेस किया विद क्लास 2 मॉलिक्यूल। दिस इज क्लास 2 मॉलिक्यूल MHC मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कम्प्लेक्स 2 मॉलिक्यूल, इसके साथ इसने एक्सप्रेस कर दिया अपने सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। अब जब इसने एक्सप्रेस कर दिया तो हमें पता है कि स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं T सेल्स, क्लियर। फॉर एग्जांपल ये हमारे कौन से सेल्स है, T सेल्स है। और T सेल्स के ऊपर हमें पता है कि 2 टाइप्स के स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर होते हैं। स्पेशली अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये कौन से सेल्स है, T हेल्पर 2 सेल्स, T2 सेल्स, T हेल्पर 2 सेल्स है। हमें पता है कि T हेल्पर सेल्स होते हैं, सप्रेसर सेल्स होते हैं, साइटोटॉक्सिक T सेल्स होते हैं, मेमोरी T सेल्स होते हैं, लेकिन ये वाले जो सेल्स है ये T हेल्पर 2 सेल्स है जिसको डेंड्राइटिक सेल क्या करेंगे, ये वाले मॉलिक्यूल इसको शो करेंगे। इस पे हमें पता है कि 2 टाइप्स के रिसेप्टर है। फॉर एग्जांपल दिस इज TCNR T सेल रिसेप्टर, एक ये प्रेजेंट है। इसके अलावा इस सेल के ऊपर CD4 एक ये रिसेप्टर इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, CD4 और T सेल रिसेप्टर। ये वाला मॉलिक्यूल्स या ये सेल जब ये इस सेल्स को प्रेजेंट करते हैं और इस रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये T सेल्स कुछ केमिकल रिलीज करते हैं। उस केमिकल्स को हम कहते हैं इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5, क्लियर। यहाँ तक बहुत ईजी कि डेंड्राइटिक सेल ने पिगोसाइटोस किया, क्लास 2 मॉलिक्यूल के साथ मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस किया और उसके बाद क्या हुआ कि उसने T सेल को प्रेजेंट किया। T सेल को जब ये मॉलिक्यूल्स मिला इस रिसेप्टर को तो इसने एक मैकेनिज्म को ट्रिगर किया जिसके ज़रिए T सेल से ल्यूकोट्रिन 4 एंड ल्यूकोट्रिन 5 की सिक्रीशन होती है, क्लियर। अब ये ल्यूकोट्रिन 4 क्या करता है कि हमारे प्लाज्मा सेल्स उसको एक्टिवेट कर देता है। कौन, ल्यूकोट्रिन 4। प्लाज्मा सेल इसके रिस्पांस में हमें पता है कि प्लाज्मा सेल्स का मेन काम है एंटीबॉडीज़ की सिक्रीशन करना या अमाइनोग्लोबुलिन की, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन है तो कौन सा एंटीबॉडीज सिक्रेट होगा, अमाइनोग्लोबुलिन E, क्लियर। और ल्यूकोट्रिन L5 का काम होता है इसिनोफिल्स को एक्टिवेट करना, क्लियर। यहाँ तक ल्यूकोट्रिन 4 ने प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट किया, उसने अमाइनोग्लोबुलिन E सीक्रेट किया और इसिनोफिल्स को किसने, इंटरल्यूकिन 5 ने इसको एक्टिवेट किया। अब अमाइनोग्लोबुलिन क्या करते हैं, E क्या करते हैं कि ये नियर बाई मास सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, क्लियर। फॉर एग्जांपल दीज आर मास सेल्स। और मास सेल्स को जब ये अमाइनोग्लोबुलिन E इसको स्टिमुलेट करते हैं मास सेल्स को तो इट रिलीज हिस्टामिन, क्लियर, एंड ल्यूकोट्राइन्स। यहाँ पे देखिए इसिनोफिल्स को जब इंटरल्यूकिन 5 एक्टिवेट करते हैं तो ये भी ल्यूकोट्राइन्स की
सिक्रीशन कर रहा होता है। अब ये ल्यूकोट्राइन और हिस्टामिन और ल्यूकोट्रिन्स जो मास्ट सेल से सिक्रीट होते हैं, ये आते हैं उस ब्रोंकस पे। क्लियर। यहाँ पे ये क्या काज करते हैं, इन्फ्लेमेशन, और हमें पता है कि जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ पे विजो डायलेशन होगी। क्लियर, विजो डायलेशन होगी। लेकिन ये वाले हिस्टामिन अगर नॉर्मली सिक्रीट होते तो हम कहते हैं दीज आर विजो डायलेटर, बट इन दिस कंडीशन इट काज इट अ स्ट्रॉन्ग विजो ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन। ये हिस्टामिन ब्रोंकस को मज़ीद नैरो कर देता है, तो हमें डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। क्लियर। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। क्लियर। CO2 रिटेंशन, ये वाले सिम्टम हमें मिल रहे होते हैं। क्लियर। अब ये जो 3 केमिकल है, हिस्टामिन, ल्यूकोट्रिन और इसिनोफिल की सिक्रीशन, ये क्या करते हैं कि ये इस ब्रोंकस के अंदर नंबर 1 काम इसका होता है इस केमिकल्स का, जो कि मास्ट सेल ने सिक्रीट किए और इसिनोफिल ने सिक्रीट किए, म्यूकस बिल्डअप करना, बिल्डअप। क्लियर। इसके अलावा इन्फ्लेम ब्रोंकस या ब्रोंकाई। क्लियर। इसके अलावा ये परमिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। क्लियर। और मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंपल हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, उसकी कंस्ट्रक्शन कर देता है। क्लियर। जब ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी कि म्यूकस बिल्डअप हो जाएगा, इन्फ्लेम ब्रोंकाई या इंक्रीज कैपिलरीज परमिबिलिटी, और वहाँ पे ब्रोंकस कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो रेस्पिरेटरी हमें सांस लेने में या रेस्पिरेटरी प्रोसेस में मसला होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि ये कंडीशन अगर दिस इज़ अ रिवर्सिबल काज, अगर अस्थमा की हमें काज का पता लग जाए कि ट्रिगरिंग एजेंट या एंटीजन कौन सा है, तो इट इज़ रिवर्सिबल कंडीशन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ अदर ट्रिगरिंग या प्री डिस्पोजिशन फैक्टर की, तो उसके अंदर स्मोक। क्लियर। इसके अलावा पिट डेंडर। क्लियर। एक्सरसाइज। इसके अलावा इमोशनल स्ट्रेस। क्लियर। इसकी वजह से भी हमें एस्थमेटिक अटैक स्टार्ट हो जाता है समटाइम। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल हाइजीन हाइपोथेसिस की, तो उसमें क्या होता है कि उस टाइम पे यानी यंग एज में 15 से 30 की एज में हमें कोई एस्थमेटिक अटैक नहीं होता है, लेकिन इन्वायरमेंटल हाइजीन हाइपोथेसिस के मुताबिक हम इन्वायरमेंट से ऐसे कोई एजेंट या एंटीजन गेन करते हैं जिसकी वजह से हमें ओल्ड एज में अस्थमा का अटैक स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। तो रिपीट कर देता हूँ ब्रीफली के इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन इन विच the bronchi or respiratory pathway is narrowing। उसकी अगर हम प्रीडिस्पोजिशन काजेस की बात करें, वो कंडीशन जिसके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी होती है या इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर रहा होता है, तो आस्थमा, एटोपिक डर्मेटाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, या सेंट्रल ट्रेट के अंदर एड किए एक्सपर्ट ने आस्थमा, नेजल पोलिप्स और एस्पिरिन सेंसिटिविटी। इसके अलावा अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो डेंड्राइटिक सेल ने पिगोसाइटोस किया, क्लास 2 मॉलिक्यूल्स के साथ टी सेल को प्रेजेंट किया। टी सेल ने इंटरल्यूकिन 4 और 5 की सिक्रीशन की। इंटरल्यूकिन 4 ने प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट किया, उसने अमाइनोग्लोबुलिन ई सिक्रेट की। इसके अलावा इंटरल्यूकिन 5 ने इसिनोफिल को एक्टिवेट किया, उसने ल्यूकोट्रिन को सिक्रेट किया। ल्यूकोट्रिन, हिस्टामिन और ल्यूकोट्रांस ये क्या करते हैं, म्यूकस बिल्डअप कर देता है इस एरिया के अंदर। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन काज कर देता है और सीवियर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन काज कर देता है। इसके अलावा परमिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, विच लीडिंग टू डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। क्लियर। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के कि किस तरह हम आस्थमा को डायग्नोज कर सकते हैं।